नमस्कार। साइको स्पिरिचुअल इंटरवेंशन प्रोग्राम की इस श्रृंखला में जो हमारा अगला सेशन है वो है डिप्रेशन एंड वेलबींग। इस टॉपिक को सिलेक्ट करने के कई कारण हैं। ये डिप्रेशन जो है वो कंट्री, सोसाइटी, कम्युनिटीज में एक तरह से महामारी की तरह फैल रहा है और इसके बारे में कुछ हद तक हम सब लोगों को सजग रहना चाहिए। जब हम अपने स्वयं के बारे में बात करते हैं, अपने स्वयं को समझने की बात करते हैं और जब हम अपनी सराउंडिंग में दूसरे लोगों के साथ डील करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम अपनी वेलबींग को नहीं संभाल पाए तो एक लेवल पर हमें साइकोलॉजिस्ट की, साइकेट्रिस्ट की या किसी और की कुछ हद तक जरूरत पड़ सकती है, कुछ टाइम के लिए जरूरत पड़ सकती है। ठीक वैसे ही जैसे अगर हमें बुखार हुआ तो एक बार हमें डॉक्टर को विजिट करना होगा और कुछ मेडिसिन लेनी होंगी। ठीक उसी लाइन में कभी भी हमें कोई भी मानसिक डिसऑर्डर या प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें थोड़े टाइम के लिए हमें किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद फिर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में उतने ही सक्षम ढंग से हम काम करने लगेंगे और हो सकता है हम आगे अपनी समझ से दूसरों की भी मदद कर पाएं। यह मुद्दा हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अब जो हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर भी रिसर्चर्स को इसको समझने की, इसको जानने की और कैसे हम डिप्रेशन के साथ डील कर सकते हैं उसकी जरूरत महसूस हुई है। तो इसलिए अपने आप को समझने के लिए और अपने सराउंडेड एनवायरनमेंट को समझने के लिए, दूसरे लोगों को समझने के लिए ऐसी समझ हम में होनी चाहिए। 2017 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो एक तरह से स्लोगन था या जो टॉपिक था ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे पर, डिप्रेशन लेट्स टॉक, डिप्रेशन को आओ समझे, जाने ये क्या है और कैसे। इसका कारण ये भी है कि स्टडीज कह रही हैं, WHO रिपोर्ट में ही जो दर्ज हुआ है कि हमारा ओवर 5 करोड़ इंडियंस में डिप्रेशन है। 3 करोड़ जो है 3 करोड़ से भी ऊपर लोगों में एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं। इसलिए अब हमें मेंटल हेल्थ को समझने के लिए इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी कुछ हद तक जानने की जरूरत है। दूसरा हमारा कारण ये भी है, जब हम मेंटल डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, जैसा हमने पहले 2-3 सेशंस में भी डिस्कस किया था कि माइंड बॉडी कनेक्शंस हैं और हम ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा माइंड पूरी तरह से हर ढंग से स्वस्थ है और हमें फिजिकल डिजीज बहुत सारी हो रही हैं फ्रीक्वेंटली, बार बार, या हम बॉडीली तो बहुत हेल्दी हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ कुछ गड़बड़ें चल रही हैं। इन दोनों में सिग्निफिकेंट कनेक्शंस हैं और हम जानते हैं कि अगर हम इंडियन रिलीजियस लिटरेचर की बात करते हैं तो हमारे लिए जो पहला सुख है या पहला हैप्पीनेस कारण है वो है निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया। तो इसलिए हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ होने बहुत जरूरी है। जो हमारा मेन स्ट्रीम साइकोलॉजिकल लिटरेचर है उसमें भी साइकोसोमेटिक, सोमेटो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बार बार बात होती है। साइकोसोमेटिक फैक्टर्स मीन्स मनोवैज्ञानिक कारण जिनके कारण हमें फिजिकल डिजीज होती है। सोमेटो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मीन्स कि हमारे जो बॉडी है उसमें कुछ केमिकल इम्बैलेंसिंग हुई जिसके कारण हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हुए, या साइकोलॉजिकली जैसे आपको अगर पता हो हमें थायराइड होती है, उस टाइम पर हमारा डिप्रेसिव सिम्टम्स आना कुछ हद तक कनेक्टेड रहता है उससे। तो यहाँ हमें ये पता है कि जब हमारे बॉडी में कुछ इम्बैलेंसिंग होएगी केमिकल्स में, या हार्मोनल इम्बैलेंसिंग या न्यूरोट्रांसमीटर्स इम्बैलेंसिंग, उस दौरान हमें मेंटल डिसऑर्डर्स भी होंगे। तो इस समझ को थोड़ा सा और ज्यादा जानने के लिए मेरे ख्याल से हम सबको डिप्रेशन के बारे में कुछ हद तक जानना चाहिए। डिप्रेशन का जो एक कारण और जो इसके रिजल्ट्स हैं वो फिजिकल डिजीज के साथ हाईली कनेक्टेड है। जैसे ये WHO रिपोर्ट्स भी हमें बताती है कि जो डिप्रेशन है वो इन डिजीज के लिए कारण भी रहता है और इनका रिजल्ट भी रहता है, जैसे कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, सब्सटेंस अब्यूज, एडिक्शन, ड्रग्स और एल्कोहल, या न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर मीन्स
कि हम या तो जरूरत से ज्यादा न्यूट्रिशन लेते हैं या जरूरत से कम लेते हैं, लेकिन ये बैलेंस्ड नहीं होता। हमारी डाइट में इस दौरान इम्बैलेंसिंग रहती है। तो क्योंकि इन सब में बहुत कनेक्शन है, इसलिए हमें कुछ हद तक डिप्रेशन के बारे में जानना चाहिए और समझना चाहिए कि ये कितनी एक छोटी सी बात है और कितनी आसानी से ट्रीटमेंट हो सकता है अगर हम में या हमारे चारों तरफ किसी और जने में है जिसकी हमें मदद करने की जरूरत है। इसलिए इसके लिए अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। यही WHO रिपोर्ट हमें बताती है कि जो डेटा इन्होंने रिवील करा है, जो इनको डेटा मिला है, वो कम्युनिटी से मिला है, वो हॉस्पिटल से नहीं मिला। इन्होंने जिक्र किया है कि जो ट्रीटमेंट गैप्स हैं वो 87.2 to 95.7% गैप्स हैं। तो इसलिए आम इंसान को ये पता होना जरूरी है कि हम लोगों को छोटे छोटे मानसिक डिसऑर्डर्स भी या मानसिक प्रॉब्लम्स भी ऐसे ही हो सकती हैं जैसे फिजिकल प्रॉब्लम्स, जैसे बुखार आना। इसलिए हमें समझ होनी चाहिए कि अगर ऐसा हमारे साथ हुआ है या हमारे आसपास किसी और के साथ हुआ है तो हमें उसके साथ कैसे डील करना चाहिए। और हमें ऐसे स्टिग्मा नहीं होना चाहिए हमारी लाइफ में कि हमें बुखार आया है तो हम खुल के बता रहे हैं, लेकिन किन्हीं दिनों अगर हम लो फील कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, तो वो जिक्र हम किसी और के सामने नहीं करते या साथ नहीं करते। ये जानना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि हमारे पास मेडिकल हेल्प इन इश्यूज पर बहुत कम है। जैसे ये डेटा हमें बता रहा है कि 10,000 की पॉपुलेशन पे 0.7 साइकेट्रिस्ट अवेलेबल है हमारे पास, और 10,000 की पॉपुलेशन पर 0.12 पर 10,000 हमारे पास साइकेट्रिस्ट नर्सेज अवेलेबल हैं। तो इसलिए कुछ स्कॉलर्स जैसे डॉक्टर विक्रम पटेल, ये ग्रुप्स और कुछ NGOs इस बात पर भी काम कर रहे हैं कि हम टास्क शिफ्टिंग या शेयरिंग कैसे करें। टास्क शिफ्टिंग मीन्स जो सोशल एजेंट्स हैं, जो लोग पब्लिक के साथ डील करते हैं अपनी जॉब्स में या उनके रिलेटेड जॉब्स हैं, उनको कुछ समझाई जाए कि तुम किस तरह से इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उनके साथ तुम्हें कैसे डील करना चाहिए, उनको तुम्हें सही सलाह कैसे देनी चाहिए कि किस टाइम उनको काउंसलर को अप्रोच करना चाहिए, किस टाइम उनको साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करना चाहिए या थेरेपिस्ट को अप्रोच करना चाहिए, किस टाइम पे उनको साइकेट्रिस्ट को अप्रोच करना चाहिए। और जैसे इन एजुकेशनल सेटिंग्स भी इसकी जरूरत है ये सब जानने की, टीचर्स को और जो और स्टाफ मेंबर्स हैं और स्टूडेंट्स को भी, कि हम इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर हमें या हमारे आसपास किसी और को आती है तो हम उसके साथ कैसे डील कर सकते हैं। और उसमें मीडिया को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है ताकि हम मीडिया के थ्रू ये जान पाएं कि ये क्या समस्याएं हैं और इनके क्या समाधान हो सकते हैं। जैसे ट्रीटमेंट में बेसिकली ये बताया गया है कि कई बार मेडिसिन्स भी लेनी पड़ती हैं अगर जरूरी हो तो, नहीं तो काउंसलिंग, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट से भी काम चलता है। और ये डिपेंड करता है कि डिप्रेशन का क्या लेवल है। बहुत सारे लेवल्स हैं इसके। एक लेवल है जो आप अपने इवन दोस्तों के साथ बैठकर खुल के शेयर करो, उनकी मदद से भी आप उससे उबर सकते हो। लेकिन अगर वो उससे आगे का लेवल है तो हो सकता है कि किसी को काउंसलर या साइकोथेरेपिस्ट से कुछ सेशंस लेने पड़े, और उससे भी आगे है तो हो सकता है उनको एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स लेनी पड़े। यहाँ बहुत आसानी से दो इम्पोर्टेंट पॉइंट रखे गए हैं। एक है कि सिविरिटी ऑफ द कंडीशंस, कि किस लेवल का डिप्रेशन है, और दूसरा हमारी अदरवाइज हमारी लाइफ में कितना हेल्दी लाइफस्टाइल्स हम फॉलो कर रहे हैं। उसको फॉलो करते हुए हम आसानी से ये जान सकते हैं कि हमारा क्या लेवल है और किस तरह की मदद हमें ठीक होने के लिए चाहिए। हम इस सीरीज में वीडियोस इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने जो वीडियो सेलेक्ट किया है वो है अवेकनिंग द माइंड मूड डिसऑर्डर, और इसमें डॉक्टर आकाश आहूजा जो डिप्रेशन की ही बात कर रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि डिप्रेशन किस तरह से हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स चेंजेस के कारण, कुछ केमिकल इम्बैलेंसिंग के कारण होता है, और उसको ठीक करने के क्या क्या तरीके हैं। आप देखिए ये वीडियो, आशा आपको ये पसंद आएगा। अंधेरे को छोड़कर उजाले को अपनाना ही जीवन है। चलिए मिलके ज्ञान से जागृति लाएं।
दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका इस वीडियो प्रेजेंटेशन में जो कि एक सीरीज का पार्ट है, मानसिक जागरूकता या अवेकनिंग द माइंड। और मेरा नाम डॉक्टर आकाश आहूजा है। मैं यहाँ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में एक साइकाइट्रिस्ट हूँ और मैंने अपनी मेडिकल कॉलेज की शिक्षा मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली से प्राप्त की है हिंदुस्तान में। और मैंने अपनी साइकाइट्री की शिक्षा मिनियापोलिस मिनेसोटा जो कि अमेरिका में है वहाँ से प्राप्त की है। आज जिस विषय के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ वो है डिप्रेशन। और डिप्रेशन एक ऐसी मानसिक अवस्था है, ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम सभी बहुत कुछ जानते हैं और हम सभी बिल्कुल नहीं जानते। तो भला ये कैसी बात हुई? बात ये हुई कि डिप्रेशन का जिक्र तो हर जगह ही किया जाता है, चाहे वो मूवीज हों, पिक्चर्स हों, किताबें हों, मैगजीन हो, कहानियां हों। लेकिन डिप्रेशन के बारे में जानकारी जो है अभी भी बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है और लोग शायद इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। हैरानी की बात यह है कि इतने लोग डिप्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, उसके बावजूद डिप्रेशन दुनिया की सबसे कम डायग्नोज्ड होने वाली सिचुएशन है प्रोपोर्शनेटली। बहुत हैरत अंगेज बात है। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज चलिए बात करते हैं थोड़ी सी डिप्रेशन के बारे में और कोशिश करते हैं कि हम सभी इस बारे में थोड़ा ज्ञान प्राप्त करें। तो मैंने ये स्लाइड बनाई है, ये स्लाइड है वैसे अंग्रेजी में है, इसको बस मैं थोड़ा सा देखूंगा, लेकिन मैं आपसे बातचीत जो है वो हिंदी में ही करूंगा। तो डिप्रेशन दो तरह के होते हैं। नंबर एक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि इंसान बहुत ही दुखी रहता है, होपलेस रहता है। और होपलेस और हेल्पलेस मतलब कि उसे लगता है जैसे कि अब कुछ भी अगर वो कर ले उसका काम जो है वो ठीक होने वाला नहीं है, उसको कोई उम्मीद नहीं रहती, उम्मीद से हार जाता है। उसे लगता है कि मैं कुछ भी कर लूंगा अब तो बस सब गड़बड़ ही रहेगा, कुछ एक बिल्कुल आगे अंधेरा सा नजर आता है उसे। उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो मानसिक ताकत है किसी काम को करने के लिए, हम सुबह उठते हैं, हम सुबह खाना खाते हैं, दफ्तर जाते हैं, काम करते हैं, उसके अंदर उस चीज को करने की चेष्टा, एनर्जी बिल्कुल खत्म सी हो जाती है। वो बिस्तर पे ही रहना पसंद करेगा, वो लोगों से मिलना जो है वो बंद कर देगा। उसका जिन चीजों में इंटरेस्ट था, जिन चीजों को देखना उसे अच्छा लगता था, जैसे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट मैच, वो अब वो चीजें भी करना जो है वो पसंद नहीं कर पाता। वो जो अपने बच्चों के साथ, बीबी के साथ, दोस्तों के साथ टाइम बिताता था, गली मोहल्ले में इधर उधर जाता था, वो ये सब करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। उसके अंदर वो ताकत ही नहीं रह जाती। उसके लिए छोटे छोटे डिसीजन लेना कि मुझे आज जाके ब्रेड खरीदनी है या मुझे आज जाके शक्कर लेके आनी है, ये वाले डिसीजन भी वो लेने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे खो देता है। और उसकी नींद जो है वो खराब हो जाती है। या तो वो बहुत ज्यादा सोता है या वो बहुत कम सोता है, लेकिन उसकी नींद अच्छी नहीं होती। वो बहुत ही एंजाइटी और चिंता फील करता है रात को सोते वक्त। और सबसे खतरनाक बात दोस्तों ये कि डिप्रेशन जब वो बहुत बढ़ जाता है तो इंसान कई बार सोचता है कि उसकी जिंदगी जीने लायक ही नहीं है। वो ना अपने बारे में, ना अपने लोगों के बारे में जो उससे बहुत प्यार करते हैं सोचता है, और कई बार वो अपनी जिंदगी को अंत करने की कोशिश भी करता है। अब बात करते हैं बिल्कुल ही पहलू के दूसरे रुख की तरफ। एक और तरह का डिप्रेशन है, उसे हम कहते हैं मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसके बारे में बहुत सारे पिक्चरों में और मैगजीन्स में और टीवी में ज्यादा बात नहीं की जाती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर डिप्रेशन के अंदर आदमी की ताकत यहाँ से लेके यहाँ तक के अंदर इतनी है तो इसके अंदर ताकत वो इतनी हो जाती है, अगर नॉर्मल इतना है तो। लेकिन ये ताकत जो है वो सही वाली ताकत नहीं है, ये मानसिक एनर्जी सही नहीं है। वो इंसान इसमें ऐसा फील करता है कि मैं कुछ भी कर लूं मेरा कुछ खराब नहीं हो सकता। वो सड़क के ऊपर निकल जाएगा जहां से ट्रक और कारें आ रही हैं और उसको लगेगा कि मैं अब इतना ताकतवर हूं कि अगर मुझसे कोई कार टकरा भी गई तो मुझे उसका नुकसान होने वाला नहीं है। उसकी जो डिसीजन है वो खराब हो जाते हैं। वो एक बिल्डिंग से छलांग भी लगा सकता है सोचता हुआ कि बिल्डिंग से छलांग लगाने में क्या हर्ज है।
उसको रात को बिल्कुल नींद नहीं आती। इसमें फर्क है, देखिए डिप्रेशन में इंसान को नींद नहीं आती लेकिन वो सोना चाहता है। इसमें आदमी के पास इतनी ताकत होती है कि वो सोने का नाम ही नहीं लेता। कई बार तो लोग लगातार 3-3, 4-4 दिन तक कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, जैसे कि उन्होंने कोई ड्रग्स लिए हों, कोकेन टाइप, लेकिन उन्होंने ड्रग्स लिए नहीं होते हैं। ये एक डिप्रेशन का पार्ट है, बाइपोलर मेनिया। इसके अंदर अगेन उनकी जजमेंट जो है वो खराब हो जाती है, वो बहुत सारे डिसीजन ऐसे लेते हैं जो सही नहीं है। तो इस मामले के अंदर, डिप्रेशन के अंदर लोग सुसाइडल हो जाते हैं, अपने आप को मार सकते हैं। इसके अंदर इंसान ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे कि उनकी लाइफ को रिस्क हो जाता है। ये दोनों ही जो है डिप्रेशन के पार्ट हैं, ये बहुत ही डेंजरस हैं, खतरनाक हैं। अब बात करते हैं दोस्तों की, चलो ये बात हो गई कि डिप्रेशन है, बाइपोलर है, लेकिन ये होते क्यों हैं? इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन मैं कुछ अहम बातों के ऊपर जोर डालता हूँ। एक तो ये हेरिडिटरी है। अगर किसी के माता पिता में या किसी के फैमिली में डिप्रेशन है तो उनके बच्चों में डिप्रेशन होने के चांसेस जो हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं। तो एक तो ये बात। नंबर 2, सोशल मिसहैप्स, घर के अंदर कुछ खराब हो जाना, किसी की बीबी का, बच्चे का निधन हो जाना, जो कि बहुत दुख वाली बात है, किसी की नौकरी चले जाना, किसी की को चोट लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, टांग टूट जाना, ये सारे कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से इंसान को डिप्रेशन जो है वो हो सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात बताना मैं चाहूँगा कि डिप्रेशन जो है वो कई बार इंसान की अपनी गलती नहीं है। ये हमारे दिमाग में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, और जिसके अंदर 2-3 केमिकल्स के नाम मैं लूँगा। एक का नाम है सेरोटोनिन, एक का नाम है नॉरएपिनेफ्रिन। ये सारे केमिकल्स या रसायन आपस में एक बैलेंस मेंटेन रखते हैं, जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन नहीं होता। जब ये केमिकल्स थोड़े ऊपर नीचे हो जाएं, और डिप्रेशन के केस में ये दोनों केमिकल्स थोड़े कम हो जाते हैं, तो इंसान को एंजाइटी और डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। इसी की वजह से लोग दवाई, जो रिसर्च या साइंटिस्ट ने बनाई हैं, कुछ दवाइयाँ जिनका नाम मैं आपको बता सकता हूँ बहुतों का। एक का नाम है फ्लुऑक्सिटीन, एक का नाम है सिटेलोप्रेम, एक का नाम है सर्ट्रलिन। ये सब एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन है जो इंसान को इन चीज़ों में हेल्प कर सकती है। लेकिन हमें स्पेशल ध्यान देना चाहिए बच्चों में, जवान बच्चों में जो अभी कॉलेज जाना शुरू हो रहे हैं, गर्भवती स्त्रियों में और हमारे सीनियर्स में, क्योंकि उनमें डिप्रेशन होने के जो चांसेस हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। और कई बार उनका डिप्रेशन जो है वो बिल्कुल समझ में नहीं आता कि वो उन्हें डिप्रेशन हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर बच्चों में डिप्रेशन हो रहा है तो वो दुखी नज़र नहीं आएंगे, लेकिन वो बहुत परेशान और इरिटेटिंग नज़र आएंगे। तो कई बार लगता है कि अरे भाई ये तो जवान हो रहे हैं और ये तो बच्चों का एक फेज़ है, निकल जाएगा। शायद हाँ, लेकिन ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हो सकता है कि उनको एक्चुअली वो डिप्रेशन से पीड़ित। दोस्तों अभी हमने बात करी कुछ दवाइयों के बारे में जो डिप्रेशन से हमें हेल्प करती हैं, जिन्हें हम कहते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं डिप्रेशन के ऊपर जीत हासिल करने के लिए। उसमें योगा है। आजकल रिसर्च शो कर रही है कि योगा बहुत हेल्पफुल है। उसमें मेडिटेशन है, मेडिटेशन करने से भी डिप्रेशन में मदद मिल रही है। एक्सरसाइज है, रिसर्च शो कर रही है कि एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स आ जाते हैं जो कि हमें डिप्रेशन से बचा सकते हैं। उसके अलावा एक थेरेपी है, उसे कहते हैं हम इंटरपर्सनल थेरेपी। उसके अंदर हमें हेल्प मिलती है कैसे हमें सोसाइटी के अंदर और परिवार के साथ डिप्रेशन से मदद मिल सके। और दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूँगा, एक थेरेपी होती है जिसका नाम है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। क्षमा चाहता हूँ, हिंदी में उसका शब्द ही नहीं बना है इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है, इसमें क्या होता है मैं हल्का सा आपको बताता हूँ। तो कई लोग जो जिनको डिप्रेशन होता है वो बहुत ही नेगेटिव सोचते हैं, वो बहुत ही जिसे कहते हैं कि उदाहरण के लिए जैसे अगर वो अपने काम पे जाते हैं और उनका बॉस जो है वो उन्हें गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं देता, वो उन्हें कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, और वो गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं देता। तो जो इंसान थोड़ा डिप्रेस या एंग्शियस है वो ये सोच सकता है कि अच्छा मेरे बॉस ने मुझे ठीक से जवाब नहीं दिया, इसका मतलब है मेरा बॉस जो है वो मुझे पसंद नहीं करता।
इसका मतलब है कि मेरा बॉस जो है मुझे छोटी सी गलती होने पे काम से निकाल देगा। अगर वो काम से निकाल देगा तो मेरे पास तनख्वाह नहीं आएगी, मेरी दूसरी नौकरी नहीं लगेगी, मेरे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे, मैं रोटी कैसे कमाऊंगा, मैं उन्हें कैसे खिलाऊंगा, मेरा बच्चा स्कूल कैसे जाएगा, और मेरा बच्चा अगर स्कूल नहीं जाएगा तो वो आगे जिंदगी में कुछ बन नहीं पाएगा। तो अगर आप देखें तो बॉस ने सिर्फ गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दिया, उससे उन्होंने ये लगा लिया कि उनके बच्चे की जिंदगी जो है वो खराब हो गई है। तो ये एक उदाहरण है कि इस टाइप की सोच लोगों की हो जाती है डिप्रेशन के अंदर। तो ये जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, ये उस सोच को बदलने में या उस सोच को थोड़ा सा चेंज करने में जो है वो बहुत मदद करती है। और दोस्तों बात करते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं। हमें अगर डिप्रेशन है तो हमें अपने लिए कुछ गोल्स सेट करने चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे अपने दोस्तों से मिलना है, मुझे कुछ खेल खेलने हैं, मुझे अपने बच्चों के साथ समय बिताना है। अगर हिम्मत नहीं भी हो रही, ताकत नहीं भी है, तब भी हमें कोशिश ये करनी चाहिए। अगर हम दवाई ले रहे हैं तो हमें दवाई सही टाइम पे लेनी चाहिए। हमें डॉक्टर से मिल रहे हैं तो उनसे मिलते रहना चाहिए। हमें कोई अगर पिक्चर पसंद है, क्रिकेट पसंद है, तो वो सारे काम करने चाहिए, चाहे उसके लिए हमें बहुत मेहनत ही क्यों ना करनी पड़े। आखिर में ये कहूँगा मैं दोस्तों कि डिप्रेशन सिर्फ आपको ही अफेक्ट नहीं करता, आपकी फैमिली को भी अफेक्ट करता है। तो मैं फैमिली मेंबर से भी ये कहूँगा कि अगर आपके किसी मेंबर को डिप्रेशन है तो कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हैं वो ये है कि एटलीस्ट आप उन्हें ये मत कहें कि नहीं तुम ठीक हो, तुम ऐसी कोई बात नहीं है, और जो आदमी होते हैं उनको डिप्रेशन नहीं होता, या डिप्रेशन कमजोरी की निशानी है, ऐसी बातें ना करें। और उनको उल्टा बताएं कि अगर उनको डिप्रेशन है तो उनको अपना ख्याल रखना चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए, दवाई लेनी चाहिए, या वो योगा और एक्सरसाइज और फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहिए। दोस्तों डिप्रेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंसान के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए, लेकिन अगर हम सब उसके बारे में जानकारी रखेंगे तो हम उससे अच्छी तरह से डील कर सकते हैं और हम डिप्रेशन पे फतेह जीत हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिप्रेशन को जानने की इम्पोर्टेंस समझने के लिए हमें और भी बहुत सारे हमारे जो सोसाइटी में सोशल मॉडल्स हैं उनकी मॉडलिंग के थ्रू हम जान रहे हैं कि इस डिजीज को या इस डिसऑर्डर को या इस प्रॉब्लम को समझने की, जानने की कितनी ज़रूरत है। और आपने दीपिका पादुकोण के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पर वो खुलकर अपने डिप्रेशन की बात कर रही है, और शायद इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि वो समझाना चाहती हैं कि इसे हम हाइड ना करके जाने समझें कि ये क्या प्रॉब्लम है और उसका हमारे पास क्या सॉल्यूशन हो सकता है। क्योंकि हमारी जो मानसिक स्वास्थ्य अगर सही नहीं है, उसका हमारी फिजिकल हेल्थ पर, उसका हमारे परफॉर्मेंस पर, उसका हमारी डे टू डे लाइफ पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप उनकी टॉक्स को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे आई फेल्ट एम्प्टी एंड डायरेक्शनलेस। जैसे ये बता रही हैं कि मैंने उस दौरान बड़ा खालीपन महसूस किया और मेरे को कोई दिशा नहीं मिल रही थी, दिशाहीन मैंने महसूस किया। एक अगली टॉक में आई यूज टू क्राई फील एम्प्टी फॉर वीक्स, तो ये बताती हैं कि मैं बिना बात के रोने लगती थी और मुझे काफी खालीपन महसूस होता था। तो यहाँ एक मैसेज हमें ये भी मिलता है कि ये वो डिसऑर्डर है या प्रॉब्लम है जिसको हमें जानने की, समझने की बहुत जरूरत है और हमें इसके लिए अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए। इससे अगला जो वीडियो हमने सेलेक्ट किया है वो है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। तो यहाँ इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ बताया कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और वरीज को हमें कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कैसे उन्हें समझना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि ये वो विकार हैं जिनको हम डील करना नहीं सीखेंगे तो ये हमारी लाइफ के फ्लो को हैम्पर करेंगे, हमारी लाइफ के फ्लो में रुकावट बनेंगे। हे दोस्तों, हम कितने भी अमीर हो जाए, फेमस या पावरफुल हो जाए, जब तक हम चीजों को लेकर बहुत ज्यादा फिक्र करेंगे तब तक जिंदगी हमें उतनी अच्छी नहीं लगेगी जैसी लगनी चाहिए।
क्योंकि ज्यादा वरी करना स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सी ऐसी चीजों को पैदा करता है जो हमारे लिए जरा भी अच्छी नहीं है, बोथ मेंटली एंड फिजिकली। और इन चीजों के आने के बाद अगर हमें दुनिया की सारी अच्छी चीजें भी मिल जाएगी तो भी हम अच्छा फील नहीं कर पाएंगे। नेपोलियन और हेलन केलर इस बात को प्रूफ करने की परफेक्ट एग्जाम्पल है। नेपोलियन के पास हर वो चीज थी जिसकी एक नॉर्मल इंसान सपने देखता है, फेम, पावर, पैसा सब था। फिर भी सेंट हेलेना नाम के आइलैंड पे नेपोलियन ने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने जिंदगी के कोई 6 दिन भी खुशी से नहीं बिताए। जबकि सेम जगह हेलन केलर, जो कि ब्लाइंड, डेफ एंड डम थी, उन्होंने डिक्लेयर किया कि जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। अब अगर हेलन केलर बिना वरी किए 78 इयर्स खुशी से जी सकती है अपनी इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ, तो हम क्यों नहीं? ज्यादा वरी करना हम पर बहुत इंपैक्ट करता है। एलेक्सिस कैरल, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर है, उन्होंने कहा, पीपल हु डू नॉट नो हाउ टू फाइट वरी डाई अर्ली। डॉक्टर O.F. गॉबेरॉन, जो कि एक चीफ फिजिशियन है, उन्होंने बताया कि 70% पेशेंट्स जो फिजिशियंस के पास आते हैं वो अपने आप को खुद ही ठीक कर सकते हैं अगर वो बस अपने फियर और वरीज को खत्म कर दे तो। एक स्टडी में 15,000 पेशेंट्स को एग्जामिन किया गया जिन्हें स्टमक डिसऑर्डर्स थे। उन्हें एग्जामिन करने के बाद पता चला 5 में से 4 पेशेंट्स की बीमारी का कोई भी फिजिकल रीजन नहीं था, बल्कि उनके फियर, वरी, हेट, सेल्फिशनेस, ये सारे रीजंस बन गए थे उनके पेट की बीमारियों के। बहुत से फेमस डॉक्टर्स कहते हैं स्टमक अल्सर्स जो कि जान ले सकते हैं, हार्ट डिजीजेस, कुछ टाइप के हेडेक्स, इंसोम्निया और कुछ टाइप के पैरालिसिस, ये सब और कोई रीजंस नहीं, बस हमारे ज्यादा वरी करने से होता है। अब ये सारी चीजें आपके लिए मोर देन इनफ होनी चाहिए ये बात समझने के लिए कि वरी करना हमारे लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। अ मैजिक फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग वरी सिचुएशंस। विलिस एच कैरियर एक इंजीनियर थे। उन्हें एक बार एक फैक्ट्री में गैस क्लीन करने वाले डिवाइसेस को इंस्टॉल करने का प्रोजेक्ट मिला, जिसके लिए कंपनी के मिलियंस ऑफ डॉलर्स लग गए थे। पर यह प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद कैरियर को पता चला कि उनके इंस्टॉल किए गए डिवाइसेस कंपनी को किए गए गारंटीड वादे पूरे नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉस की जिम्मेदारी पूरी कैरियर पे आ गई थी। वो अपने इस फेलियर से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। वो इतना फिक्र करने लगे थे कि उन्हें नींद आना बंद हो गई थी। बट फिर उनकी कॉमन सेंस ने उन्हें याद दिलाया कि उनका फिक्र करना सिचुएशन को ठीक नहीं करेगा। सो उन्होंने एक टेक्निक निकाली अपनी इस वरी की प्रॉब्लम से डील करने के लिए, और ये टेक्निक इतनी असरदार निकली कि वो उसे आज भी यूज करते हैं मोर देन 30 इयर्स से। ये टेक्निक में 3 सिंपल स्टेप्स है जो आपको भी याद रखने हैं। स्टेप 1, बिना डरे और पूरी सच्चाई के साथ ये पता करो कि एट द वर्स्ट केस बुरे से बुरा इस प्रॉब्लम की वजह से आपके साथ क्या हो सकता है। कैरियर ने जब ये सोचा तो उन्हें पता चला कि उनके इस फेलियर के लिए उन्हें जेल या फांसी तो नहीं होगी, बट हाँ, उनका मार्केट में नाम बहुत खराब होगा और $20 मिलियन जो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के साथ इन्वेस्ट किए थे वो पूरे डूब जाएंगे। स्टेप 2, वर्स्ट केस पता चलने के बाद आप उसे मेंटली एक्सेप्ट कर लो। कैरियर ने अपने आप से कहा कि ठीक है, अब अगर ऐसा हो गया है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से मेहनत करके अपना नाम बना लूंगा और एम्प्लॉयज को समझा दूंगा कि ये एक एक्सपेरिमेंट कॉस्ट था हमारे गैस साफ करने की न्यू टेक्निक को टेस्ट करने के लिए। वर्स्ट थिंग एक्सेप्ट करने के बाद कैरियर को बहुत ही ज्यादा सुकून मिला जो उन्हें बहुत टाइम से नहीं मिला था। स्टेप 3, जब वो बुरे से बुरी चीज मेंटली एक्सेप्ट हो चुकी हो तो फिर आप उस वर्स्ट को बेटर या और अच्छा कैसे कर सकते हो इस बारे में सोचो। अगेन कैरियर ने चीजें एक्सेप्ट करने के बाद ये सोचना स्टार्ट किया कि वो कैसे उस $20,000 के लॉस को कम कर सकते हैं। उन्होंने बहुत से टेस्ट किए तो उन्हें पता चला कि अगर वो अपने डिवाइसेस में $5,000 का और काम कराएंगे तो उनके डिवाइसेस बराबर काम करने लगेंगे। फिर उन्होंने ऐसा ही किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि $20,000 लॉस होने के बजाय उन्होंने $15,000 का प्रॉफिट करा दिया, ये सॉल्यूशन निकाल के। कैरियर कहते हैं कि अगर वो ये 3 स्टेप फॉलो नहीं करते और बस फिक्र करते रहते तो उन्हें ऐसा रिजल्ट्स कभी नहीं मिलता। ये टेक्निक हमारे लिए भी बहुत काम की है, क्योंकि जब आप वर्स्ट आउटकम को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपका दिमाग एक जगह से दूसरी जगह जाके परेशान होना बंद कर देता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे ज्यादा कंसंट्रेट कर पाता है। पर जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे अपनी प्रॉब्लम को, आपका दिमाग आपको खाता रहेगा और कुछ अच्छा आउटकम नहीं मिलेगा। अभी अगर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि कैरियर की प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी और उनकी लाइफ की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बड़ी है, तो उनके लिए एक और ट्रू स्टोरी है। अर्ल पी हैनी नाम के आदमी को ड्यूडेनल अल्सर्स थे। डॉक्टर्स जिनमें स्पेशलिस्ट भी थे, उन्होंने हैनी को जवाब दे दिया था ये बोल के कि उनकी बीमारी का इलाज नहीं है और उनका बचना इम्पॉसिबल है। आप सोच ही सकते हो ये सुन के उन पे क्या बीती होगी। वो बहुत परेशान रहने लगे थे, पर फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जबकि मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, क्यों ना मैं इस टाइम को एकदम बेफिक्र होके खुशी से बिताऊं और एकदम खुल के जीऊं।
उनका सपना था कि वो मरने से पहले वर्ल्ड टूर पे जाए, सो उन्हें वही करना सही लगा। उन्होंने शिप की टिकट बुक की। डॉक्टर्स ने उन्हें वार्न किया कि अगर वो गए तो वापस नहीं आ पाएंगे और उनकी बॉडी समुद्र में ही डाल दी जाएगी। हैनी को अपने शहर नेब्रास्का में ही दफन होना था, सो वो अपने साथ अपनी कॉफिन लेके गए, उसे शिप वालों को दे दिया और एग्रीमेंट रखा कि अगर वो मरते हैं ट्रिप पे तो शिप वाले उनकी बॉडी वापस लेके आए। ये अरेंजमेंट करने के बाद वो एकदम बेफिक्र होकर ट्रिप पे चले गए। उन्होंने बिना सोचे समझे जो दिल किया वो खाया और पिया, बड़े बड़े सिगार पिए, गेम्स खेले, नए दोस्त बनाए, रात रात भर जाग के मस्ती की, गाने गाए, ऐसे तूफानों में एंजॉय किया जो जानलेवा थे। और फिर पूरी ट्रिप खत्म होने के बाद जब वो वापस आए तो उनका 90 पाउंड वजन बढ़ गया था। वो भूल ही गए थे कि उन्हें स्टमक अल्सर्स हैं। सरप्राइजिंगली वो एकदम ठीक हो गए थे और उसके बाद उन्होंने आगे एक हेल्दी लाइफ खुशी से गुजारी। यहाँ हैनी ने भी यही सेम टेक्निक यूज की थी जो कैरियर ने यूज की। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम का वर्स्ट आउटकम पता कर लिया, फिर उसे एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद ट्रिप पे जाके अपनी सिचुएशन को थोड़ा बेटर करने की कोशिश की, वो भी बिना फिक्र किए। अब अगर वो ये पता चलने के बाद कि मैं मरने वाला हूं बस फिक्र करते रहते तो डॉक्टर्स की बात सच निकल जाती, पर उन्होंने अपनी फिक्र खत्म करके लाइफ का मजा लिया जिसने उनकी जान बचा ली। काउंट योर ब्लेसिंग्स। मान लो कोई आदमी आके आपको 5 करोड़ रुपए दे और कहे मुझे अपने दोनों हाथ काट के बेच दो, तो क्या आप बेचोगे? अगर वो आपको 5 करोड़ और दे और बोले अपनी दोनों टांगे भी काट के दे दो, बहुत सारे और पैसे दे और बोले अपनी आंखें, कान, दूसरे बॉडी पार्ट्स भी दे दो, तो क्या आप दोगे? जहां तक मुझे लगता है होपफुली आप नहीं दोगे और ना ही मैं दूंगा। सो इससे हमें यह पता चलता है दैट हम ऑलरेडी कितने अमीर हैं। हम ऑलरेडी उन चीजों के मालिक हैं जिनकी वैल्यू हमारे लिए करोड़ों से भी ज्यादा है, जो कि है हमारी हेल्थ, हमारी बॉडी और हमारा टाइम। बट स्टिल सोचने की बात यह है कि हम कुछ लाखों रुपए की मटेरियलिस्टिक चीजों को ओन करने के लिए अपनी इन सबसे कीमती चीजों को हद से ज्यादा प्रेशर पे डालते हैं, पनिश करते हैं और उसे एकदम खराब कर देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप सक्सेसफुल बनने के बारे में ना सोचो, पर इतना ध्यान दो कि आप सक्सेस पाने के चक्कर में अपनी हेल्थ और बॉडी को ना खराब कर लो, बिकॉज कितनी भी बड़ी सक्सेस क्यों ना मिल जाए, बिना हेल्थ के वो कोई काम की नहीं होगी। हमें उन चीजों के बारे में सोच के सैड नहीं होना चाहिए जो हमारे पास नहीं है, बल्कि वो सारी अच्छी चीजें जो हमारे पास ऑलरेडी है उसको सोच के अच्छा फील करना चाहिए। ये एक प्रिंसिपल है जिसने मेरी जिंदगी तो बहुत आसान कर दी है। मैं जब भी किसी चीज को लेके वरी करने लगता हूं तो ये सोचता हूं कि यही सेम टाइम कहीं दूर ऐसे भी लोग हैं जिनके सामने उनकी पूरी फैमिली को जान से मार दिया जा रहा होगा। ऐसे कितने सारे लोग भी हैं जो प्यासे होंगे और उनको पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा होगा। ऐसे कितने लोग भी हैं जो भूख से इतने तड़प रहे होंगे कि मिट्टी खा के अपना पेट भर रहे होंगे। और मैं यहाँ इतना सेल्फिश हूं जो अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की फिक्र करके सैड बैठा हूं। हम सब अपनी प्रॉब्लम से परेशान होकर लाइफ को कोसते हैं, पर यकीन करो कोई इंसान जिसको पता होगा दैट उसकी लाइफ का आज आखिरी दिन है, अगर आप उससे कहोगे मेरी जिंदगी और उसकी सारी परेशानियां तू ले ले, तो वो खुशी खुशी आपकी सारी प्रॉब्लम्स ले लेगा और फिर भी दुनिया का सबसे खुश इंसान होगा। अगर आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन या वरीज से दूर रहना है तो एक हैबिट बना लो और कम से कम दिन में एक बार अपनी लाइफ की सारी अच्छी चीजों को गिनने की कोशिश करो और उसके लिए ऊपर वाले का शुक्र करो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको पता चलेगा आप अपनी सोच से कितने ज्यादा अमीर हो। डोंट अलाउ योरसेल्फ टू गेट अपसेट ऑन स्मॉल थिंग्स। रॉबर्ट मोर ने यह बात तब सीखी जब वो 276 फीट पानी के नीचे एक सबमरीन में फंसे हुए थे। वॉर का टाइम था, उनपे जापानीज माइन लेयर अटैक कर रही थी जो उनकी कभी भी जान ले सकती थी। तब मौत को एकदम पास देखकर वो सोचने लगे कि कैसे वो पहले छोटी छोटी बातों पे फिक्र किया करते थे जब वो पहले बैंक में काम करते थे। उनकी लंबी ड्यूटी, कम सैलरी, खुद का घर ना होना, एक खुद की कार ना खरीद पाना, ये सब तब उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती थी। पर अब जब वो मरने वाले थे उन्हें समझ आया कि वो सब फिक्र कितनी बेतुकी थी और तभी उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि अब अगर वो जिंदा बच गए तो वो कभी इतना वरी नहीं करेंगे, किसी भी बात को लेकर कभी भी नहीं। उन्हें वो चांस मिल गया और वो वहां से बच निकले और फिर उसके बाद उन्होंने कभी भी अपना खुद का किया गया फिक्र ना करने का वादा नहीं तोड़ा। मोस्टली हमें चीजें जितनी बड़ी लगती है एक्चुअली में उतनी बड़ी होती नहीं, हम बस सोच सोच के उसे बड़ा बना देते हैं। मुझे याद है मैं पहले अपने सेलफोन में अच्छे अच्छे सॉन्ग्स और फॉरवर्ड मैसेजेस जमा करता था। मैंने काफी सारे सॉन्ग्स और मैसेजेस जमा किए थे जो मुझे बहुत पसंद थे। एक दिन मेरा सेलफोन खराब हो गया और मेरा सारा डेटा उसमें से उड़ गया। इस बात ने मुझे इतना परेशान कर दिया था कि मुझे एक बीमार इंसान जैसा फील होने लगा था। आज जब मैं वो बात सोचता हूँ तो मुझे हंसी आती है, पर तब वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। हम ऐसी ही बहुत सी स्टूपिड बातों को लेकर फिक्र करने लगते हैं जो उतनी फिक्र करने के लायक ही नहीं होती।
सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी बात को लेकर फिक्र करो तो अपने आप से पूछो, क्या ये सेम बात को लेकर मैं कुछ साल बाद भी फिक्र करूंगा? और अगर नहीं तो अभी ही फिक्र करना बंद कर दो। अबाउट ऑल द वरीज वी वरी अबाउट नेवर हैपेंस। 500 साल पहले माइकल डी मोंटेग ने कहा, मेरी जिंदगी बहुत सी परेशानियों से भरी है, ऐसी परेशानियां जो कभी रियल में होती ही नहीं। एक रिसर्च से पता चला है कि 85% बातें जिसकी हम फिक्र करते हैं वो एक्चुअल में कभी हमारे साथ होती ही नहीं, और जो 15% होती है उसमें से 79% बातें फिक्र करने के लायक नहीं होती। मतलब टोटल 97% बातें जिसकी आप फिक्र कर रहे हो वो और कुछ नहीं, बस आपके दिमाग का डर है जो आपको परेशान कर रहा है। सो अब मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं जिससे आप इस अननेसेसरी वरीज को खत्म कर सकते हो। उनमें से एक है कि आप जितना हो सके अपने आप को बिजी रखो, बिकॉज इंसान कितना भी समझदार हो वो दो चीज एक साथ नहीं सोच सकता। सो जब आप बिजी रहना स्टार्ट करोगे तो आपको फिक्र करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और बिजी भी ऐसे काम में रहो जिसमें आपकी क्रिएटिविटी और प्लानिंग यूज हो। एक और चीज जो आप कर सकते हो वो है थिंक एंड एक्ट चीयरफुल। जैसे हम एक साथ दो काम नहीं कर सकते वैसे ही हम एक साथ दो चीज फील नहीं कर सकते। मतलब आप किसी बात को लेकर एकदम ज्यादा एक्साइटेड और उसी टाइम में किसी दूसरी बात को लेकर एकदम ज्यादा सैड एक साथ नहीं हो सकते। आप जब भी टेंस फील करो तो मुस्कुराओ और ऐसा एक्ट करो कि आप खुश हो। ये करने से आपको रियल में अच्छा फील होने लगेगा। बिकॉज हम अपनी फीलिंग्स को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते बट अपने एक्शंस को कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आपकी एक्शंस और आपकी फीलिंग्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो जब आप ऐसा एक्ट करोगे कि आप अच्छा फील कर रहे हो तो आपको रियल में अच्छा फील होने लगेगा। आशा है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगला हमारा लास्ट सेशन होगा इस श्रृंखला में, ओवरऑल वेलबींग। अगले वीडियो का आप इंतजार करिए। थैंक यू वेरी मच।